लता मंगेशकर एक 5 साल की बच्ची जिसको खुद अंदाजा नहीं था कि वो आगे चलकर एक महान सिंगर बनने वाली हैं। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ वो खुद एक सिंगर थे जो अपने घर पर बच्चों को संगीत सिखाते थे और लता चोरी चुपके से सीखती थी। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के सिर पर आ चुकी थी। अब ऐसे में उसको डिसाइड करना था कि वो क्या करे, पैसे कमाकर कहां से लाए जिससे कि घर का गुजारा बसर हो सके। 13 साल की उम्र में ये लड़की घर से बाहर निकलती है और सिंगिंग करना या नाटक में भाग लेना स्टार्ट करती है। उसको एक्टिंग के करियर में छोटे मोटे रोल मिलते हैं लेकिन वो सही से निभा नहीं पाती और उसे एक्टिंग छोड़नी पड़ती है। किस्मत को कुछ और मंजूर था तब जाकर वो एक सिंगर बनती हैं। आइए जानते हैं उनकी पूरी की पूरी कहानी क्या थी, लता मंगेशकर की बायोग्राफी। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। लता मंगेशकर इतना ही कहती हूँ कि मेरी आज़ी पहचान है, गर याद रही। अगर वाकई पुनर्जन्म है तो भगवान करे मुझे पुनर्जन्म ना मिले। लता मंगेशकर वो आवाज, पहले तो लोगों ने उसे ठुकरा दिया, फिर पूरी दुनिया ने उसे सिर आंखों पर बिठाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ताकतवर आवाज कौन सी थी तो शायद आप किसी नेता, किसी क्रांतिकारी या फिर किसी योद्धा का नाम ले सकते हैं। लेकिन सच ये है कि इस देश की सबसे ताकतवर आवाज ना ही तलवार चलाती थी, ना ही वो भाषण देती थी, वह सिर्फ गाती थी। और जब वो गाती थी तो लाखों लोग रो पड़ते थे। ये बात है 27 जनवरी 1963 जब दिल्ली का नेशनल स्टेडियम कुछ ही महीने पहले भारत चीन युद्ध ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हजारों परिवार अपने बेटों को खो चुके थे। अब ऐसे में देश का आत्मविश्वास टूट चुका था। उस शाम पूरा का पूरा स्टेडियम शांत था। तभी एक सफेद साड़ी में एक महिला आती है और गाना गाती है और उसने माइक संभाला और पहला शब्द गाया, है मेरे जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा पूरा का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में गुम हो गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सामने बैठे पंडित नेहरू जो कि रो पड़े इस गीत को सुनने के बाद। उन्होंने सिर्फ ये कहा, बेटी आज तो तुमने मुझे रुला ही दिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती क्योंकि कहानी आज से कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। इसी आवाज को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही पतली है, इससे कोई हीरो नहीं चलेगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है जिस आवाज ने पूरे भारत को रुला दिया और उसे एक टाइम पर बेकार कहा गया था। आज की ये डॉक्यूमेंट्री उस लड़की की है जिसने अपने रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया बल्कि उसने उसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अपनी आवाज से भारतीय संगीत का इतिहास बदल दिया। ये स्टोरी किसी आम महिला की नहीं बल्कि लता मंगेशकर की है। इनके बचपन की बात करें तो 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ और बचपन का नाम हेमा रखा गया। बाद में पिता के एक नाटक लतिका से इंस्पायर होकर इनका नाम लता रखा गया। लता का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के एक प्रसिद्ध गायक और एक नाटककार थे। घर की शुरुआत मतलब घर में सुबह की शुरुआत रियाज और रात को शो के साथ खत्म होती थी, जहां दूसरे बच्चों के हाथों में खिलौने होते थे और वहीं लता मंगेशकर के हाथों में संगीत होता था। ऐसा कहते हैं कि 5 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। इसलिए मास्टर दीनानाथ अपनी बेटी की स्किल यानी कि प्रतिभा को पहले ही पहचान चुके थे। लेकिन किस्मत पहले से कभी भी किसी को चेतावनी नहीं देती। साल 1942 जब लता सिर्फ 13 साल की थी तभी उनके पिता का अचानक निधन हो जाता है। एक पल में सब कुछ बदल सा जाता है। घर में माँ और 4 छोटे भाई बहन थे और कमाने वाला कोई भी नहीं था।
अब इस 13 साल की बच्ची के सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो वहीं हार मान ले या फिर अपनी स्किल का सही जगह यूज करे। और लता ने दूसरा रास्ता चुना और उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करना शुरू किया। उन्हें एक्टिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की भूख उसके सपनों से ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत अभी थी। और यही जरूरत उन्हें उस दुनिया में ले आई जहां पर उनका सबसे बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। साल 1945, मुंबई, जिसे आज लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन इस 15 से 16 साल की लड़की के लिए ये संघर्ष का शहर था। हर सुबह लता मंगेशकर एक म्यूजिक डायरेक्टर के दफ्तर जाती, सिर्फ इस उम्मीद से कि आज मेरी आवाज को सुनकर मुझे एक सॉन्ग गाने का मौका मिल सके। लेकिन लगभग हर जगह जवाब एक जैसा ही था, मैडम जी आपकी आवाज नहीं चलेगी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी सिंगर का राज था। लोगों को लगता था एक पतली और मुलायम आवाज पर्दे पर नहीं चलेगी। लता मंगेशकर अपने हर रिजेक्शन के बाद घर लौटती और अगली सुबह उस उम्मीद लेकर आती कि एक ना एक दिन मेरा सॉन्ग जरूर उठेगा। लेकिन अगले दिन फिर किसी एक नए दरवाजे पर अपनी दस्तक देती, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हार मानने से पहले कोशिश करना नहीं छोड़ा, जो कि तुम छोड़ देते हो। मास्टर विनायक दामोदर, जिसने पूरी दुनिया से पहले उनकी स्किल को पहचाना, और उन्होंने पहली बार लता मंगेशकर की आवाज को पहचाना और सुना। बिना पल गवाए हुए उन्होंने कहा, आज इस लड़की की आवाज को जो ठुकरा रहे हैं, वो एक दिन इसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए खुद आएंगे कि एक फिल्म में इनका गाना मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। हालांकि उस समय शायद किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इतिहास चुपचाप उनकी बात को सही साबित करने में लगा हुआ था, जो कि आप जानते ही हैं। रियाज जो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि इबादत था। इतने सारे रिजेक्शन मिलने के बाद भी लता मंगेशकर ने अपनी मेहनत कम नहीं की, जैसे घंटों तक रियाज करना, उर्दू का सही मतलब निकालना, हर सुर को बिल्कुल सही बैठाने की जिद। मतलब वो मानती हैं अगर स्किल भगवान की देन है तो उसे निखारना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उनकी आवाज बदलने लगी। अब उनकी आवाज में मिठास नहीं बल्कि फीलिंग, इमोशन एवं सब कुछ था। 1948 फिल्म मजबूर में उन्होंने गाना गाया जो कि सबसे ज्यादा सुपरहिट रहा। क्या गाना था, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। एक बार सुनो जरा। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने। इस सॉन्ग ने उन्हें रातों रात वायरल कर दिया, लेकिन ये गाना उस समय रेडियो पर चला था। लोग हैरान रह गए और टेलीफोन बजने लगे, और ऑडियंस का सिर्फ एक ही सवाल था कि ये आवाज किसकी थी, क्योंकि उस दौर में सिंगर का नाम हर बार रेडियो पर बताया नहीं जाता था। लेकिन लोगों की जिद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रेडियो स्टेशन पर पहली बार इस आवाज का नाम बताना पड़ा कि ये गाना किसने गाया है। रेडियो में कहा गया इस सॉन्ग को गाया है लता मंगेशकर ने। बस यहीं से लता मंगेशकर की पूरी लाइफ बदल गई। कल तक जिन दफ्तरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे और वही दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए और उन्हें बुलाने की कोशिश की गई। जो फिल्म निर्माता थे वो कहते थे कि इनकी आवाज पतली है और आज भाई उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। वाह! लेकिन असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सफल होना इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई। लेकिन कई दशकों तक नंबर 1 बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल की बात है, और लता मंगेशकर इसी सफर पर चल पड़ी थी, जहां उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि भारत की एक महान पहचान बनना था। 1950 का दशक जब भारतीय सिनेमा तेजी से बदल रहा था, नई नई फिल्में बन रही थीं और नई नई एक्टर्स आ रही थीं, लेकिन एक चीज हर एक बड़ी फिल्म में लगभग तय हो चुकी थी। अगर फिल्म के गाने को यादगार बनाना है तो लता मंगेशकर की आवाज को चुनना ही पड़ेगा। ये कोई संयोग नहीं था, ये उनकी लगातार बरसों की मेहनत और डिसिप्लिन
और पेशेंस का कमाल था। मतलब एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने से पहले कई घंटों की तैयारी होती थी। वे पहले सॉन्ग के हर शब्द का अर्थ समझती थी। अगर किसी शब्द का मीनिंग गलत निकलता था तो उसे सबसे पहले ठीक करवाती थी। अगर उन्हें लगता था किसी पंक्ति में फीलिंग कम है तो संगीतकारों से चर्चा करके सुधरवाती थी। उनके लिए सॉन्ग सिर्फ एक सुरों का मेल नहीं था, वह एक किरदार की आत्मा था। इसलिए जब पर्दे पर कोई एक्ट्रेस रोती थी तो ऑडियंस को लगता था कि ये वही रो रही है, लेकिन असल में उन आंसुओं को आवाज लता मंगेशकर दे रही थीं। नंगे पैर रिकॉर्डिंग करना अंधविश्वास नहीं बल्कि अपनी कला के प्रति सम्मान था। जब भी लता मंगेशकर स्टूडियो में जाती थी तो अपनी चप्पलों को बाहर उतार देती थीं। उनका मानना था जहां संगीत की साधना होती है वह मंदिर से कम नहीं होती। घंटे खड़े होकर रिकॉर्डिंग करना, बार बार एक ही लाइन को दोहराना एक किसी मेहनत से कम नहीं था। उन्हें खुद संतुष्टि न मिल जाए तब तक उनका टेक पूरा नहीं होता था। यही हैबिट उन्हें बाकी सभी सिंगर से अलग बनाती है। जब कई सिंगर कहते हैं अगर लता मंगेशकर ने एक गाना गा दिया तो वो अमर हो जाएगा। धीरे धीरे देश के सबसे बड़े संगीतकार उनके साथ काम करने लगे। हर किसी की अपनी अपनी शैली थी, लेकिन एक बात थी, उन्हें भरोसा था कि लता मंगेशकर किसी भी धुन में जान डाल सकती हैं। इसी दौर में एक से बढ़कर एक अमर गीत जन्म लेते हैं। हर दशक, हर पीढ़ी, हर भावना और हर प्रेम कहानी में उनकी आवाज मौजूद थी। लेकिन हर महान इंसान की जिंदगी में कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद जरूर आते हैं। रॉयल्टी के ऊपर से मेरा उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं रॉयल्टी हूँ, तो कहने हम रॉयल्टी नहीं देते हैं। मैंने कहा मैं तो लेती हूँ। सक्सेस जितनी बड़ी होती है उतनी ही ज्यादा चुनौती साथ में लेकर चलती है। 1960 के दशक में एक ऐसा विवाद हुआ जिसकी चर्चा शायद आज भी चलती है। वो था रॉयल्टी को लेकर। लता मंगेशकर का मानना था जिस प्रकार एक्टर और निर्माता अपनी मेहनत का सम्मान पाते हैं बिल्कुल उसी तरह संगीतकारों को भी तो उनका सम्मान मिलना चाहिए, मतलब कि इनकम। इसी मुद्दे पर उनका मतभेद महान गायक मोहम्मद रफी के साथ भी हुआ था। कुछ समय तक दोनों ने साथ में गाने रिकॉर्ड नहीं किए, हालांकि कुछ समय बाद दोनों ने अपने संबंध सुधार लिए। ये कंट्रोवर्सी व्यक्तिगत दुश्मनी पर आधारित नहीं बल्कि कलाकारों के अधिकारों पर अलग अलग सोच का परिणाम था। लता जी ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि उन्होंने एक मानक स्थापित किया है। हजारों गायक और गायिका हैं, लेकिन लता मंगेशकर ने सिर्फ सफलता हासिल नहीं की, लता जी ने क्वालिटी का एक स्तर तय किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपना बन चुका है। उनकी आवाज किसी अभिनेत्री की नहीं थी बल्कि वो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। लेकिन स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। समय बीतता गया। 1950 के बाद 90s के दशक में भी फिल्में चेंज हुई, हीरोइन चेंज हुई, लेकिन संगीत अभी भी लता मंगेशकर का चल रहा था। वो एक ऐसी आवाज बन चुकी थी, जब भी इसके संगीत सुने जाते थे तो लोग फीलिंग, इमोशन एवं सब कुछ इन्हीं सॉन्ग में ढूंढ लेते थे। लता जी ने कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी। उनकी गायकी ने साबित किया कि संगीत की कोई भाषा या फिर सीमा नहीं होती। धीरे धीरे उन्हें कई अवार्ड मिलने लगे जिनका सपना एक कलाकार देखता है। फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर एक दिन वह आया जब उसे भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। यह सम्मान सिर्फ एक सिंगर को नहीं मिला बल्कि उस आवाज को मिला जिसने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को शब्द दिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज ही नहीं थी बल्कि उनका डिसिप्लिन भी था। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गीत गाने के बाद भी वो हर नया गीत ऐसे गाती थी जैसे उनके करियर का पहला सॉन्ग हो। लेकिन उनको अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं हुआ। शायद यही बात थी कि वो जितनी बड़ी कलाकार थी और उतनी ही बड़ी एक इंसान थी। 2022 वह सुबह जो भारत कभी भी नहीं भूल पाएगा। 92 की एज में लता मंगेशकर ने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरा भारत थमसा गया था। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही नाम था, रेडियो की आवाज पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, लता मंगेशकर इस दुनिया में अब नहीं रही। ये स्टोरी थी भारत की एक महान कलाकार की जो कि अपनी पहचान आज भी छोड़ चुकी हैं और शायद
लोग आज भी उनके गानों को उतना ही ज़्यादा प्यार देते हैं जितना कि आज से कई साल पहले देते थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगली वीडियो आप ये देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी